जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी आज संवाद में हमारे साथ हैं। मनोज सिन्हा जी 2020 में 7 अगस्त को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने थे, दूसरे उपराज्यपाल। उसके पहले जो नरेंद्र मोदी की जो पहली सरकार थी बतौर प्रधानमंत्री, उसमें 2014 से लेकर 2019 तक कई विभागों के मंत्री रहे, जिसमें कि संचार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रहा। उसके पहले रेलवे का पोर्टफोलियो मिला जब आपने ओथ लिया था मई 2014 में। और उसके पहले की सियासी पृष्ठभूमि जो है वो शुरू हो गई थी छात्र जीवन से। गाजीपुर में कमल को पहली बार खिलाने का श्रेय जो है इनको जाता है। तो एक लंबा करियर, पहला चुनाव 1984 में, जब वो चुनाव जिसमें कि बीजेपी सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई थी, वहां से सियासी करियर जो खासतौर पे संसदीय राजनीति जो कहते हैं वो शुरू हुआ। मनोज जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, चूँकि अब 4 महीने बाद आपके 5 साल हो जाएँगे जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के तौर पर। जब आप पहुँचे थे तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के समाप्त हुए 10 महीने हुए थे, और वहाँ से न सिर्फ जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा में तेज़ी से ले जाने का काम, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ बहुत सफल लड़ाई, उसको क्रश करना, हर पैरामीटर्स पर राज्य को, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद, वहां पर सीधी कमान रखते हुए आगे लेकर जाना। और उसके बाद फिर पिछले साल अक्टूबर में फिर से चुनाव वहां करवाना, निर्वाचित सरकार का आ जाना। ये पूरा अगर मोटे तौर पे कहें 4.25 साल का जो पीरियड है, अगर इसको समअप करना हो आपके हिसाब से, तो इसको कैसे परिभाषित करना चाहे? मुझे लगता है कि जब मैं गया था तो 1 वर्ष पूरे हो गए थे। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35 ए एब्रोगेट किया गया था और मैं 7 अगस्त को पहुंचा था। मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे जिम्मे था वो था इंडियन स्टेट की अथॉरिटी को जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश करना। और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज मैं ये बात कह सकता हूं कि उस काम को बखूबी अंजाम देने में भारत सरकार के सहयोग से वहां सफलता मिली। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट, ये मैं समझता हूँ 3 ऐसे शब्द हैं जो हमारी प्राथमिकता में थे, और इन तीनों को अगर थोड़ा मैं विस्तार में ले जाऊं तो मैं आज कह सकता हूं कि शांति काफ़ी हद तक स्थापित हो गई है। जिस चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। अनेक प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि न एक जगह रिगिंग की शिकायत आई, न रीपोल हुआ, गोली बंदूक की बात छोड़िए, एक कंकड़ भी नहीं चला। 35 वर्षों में सबसे ज़्यादा मतदान ऐसे इलाके थे जहां 10%, 8% मतदान होता था, वहां भी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और लोकतंत्र का पर्व वहाँ के बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, महिलाओं ने, सबने मिलकर के उत्साह से मनाया और चुनी हुई एक सरकार स्थापित हो गई। मैं आतंकवाद की अगर बात करूं तो मोटे तौर पर जिन तंजीमों का नाम आप जानते हैं, किसी के पास कोई बड़ा कमांडर अब बचा नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट अपने न्यूनतम स्तर पर 35 सालों में पहुंच गया है। सिविलियन किलिंग्स या फोर्सेस की किलिंग्स की मैं बात करूं, उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट आई है। पत्थरबाजी, पड़ोसी देश के इशारे पर बंद, ये सब अब इतिहास की बातें हो गई हैं। बिजनेस एज यूजुअल, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिस तरह देश के बाकी राज्यों में या क्षेत्रों में सामान्य ढंग से चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी सामान्य रूप से वो चल रहा है। 34-35 वर्षों बाद सिनेमा भी शुरू हो गया, शूटिंग भी शुरू हो गई, मुहर्रम का जुलूस भी निकल गया, तो लाल चौक पर लोग सेल्फी खिंचाने लगे तिरंगे के साथ। अनेक काम इस तरह के हो सके हैं। प्रॉस्पेरिटी की अगर मैं बात करूं तो अगर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को आप देखेंगे तो पिछले 4.5 वर्षों में 2.5 गुनी बढ़ गई है। और
सामान्य आदमी के इनकम की मैं बात करूं तो वो भी डबल हो गई, 75,000 से बढ़ करके वो 1.5 लाख हो गई। उस पैरामीटर पर भी, इकोनॉमी के पैरामीटर पर भी पहले से काफ़ी बेहतर काम जम्मू कश्मीर में हुआ है। जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर था उस पर नियंत्रण लगाने में प्रशासन को सफलता मिली, और सिस्टम एक इस्टेब्लिश हो जाए कि चीज़ें सिस्टम से चलें, उसमें भी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे हैं। जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, तो मुख्य रूप से जिन सेक्टर्स की आप बात करेंगे, सभी सेक्टर्स में पहले की तुलना में काफ़ी प्रगति हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अगर मैं शुरू करूं, तो कनेक्टिविटी मैं मानता हूं कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कनेक्टिविटी का होता है। 2001 सेंसस के आधार पर जो गांव 250 आबादी के हैं, उसमें 3 को छोड़ करके बाकी सब सड़क से जोड़ दिए गए। मैं जब गया था तो जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटे लगते थे, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लगते थे। अब 4 साढ़े 4 घंटे में आराम से लोग पहुंच जा रहे हैं। मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे, एक्सप्रेसवे और टनल्स के काम चल रहे हैं, और इसके कारण लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है। वो जम्मू का रिंग रोड हो, श्रीनगर का रिंग रोड हो, कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, अनेक भारत सरकार ने इस तरह की प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे जी अब उस टनल का नाम सोनमर्ग हो गया है, जी जेडमोर टनल का, उसका उद्घाटन किए थे। और सोनमर्ग जाने का रास्ता 12 महीने खुल गया है। जो दूसरी टनल बन रही है जोजिला, जी जिससे लेह आप बराबर जा सकते हैं कारगिल, वो भी 26 संत या 27 के प्रारंभ तक बन जाएगी। रेल कनेक्टिविटी भी श्रीनगर कन्याकुमारी से अब जुड़ जी गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीघ्र, संभवतः शायद 19 तारीख को, उस रेल लिंक को देश को समर्पित करेंगे। एयर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो चाहे वो श्रीनगर हो चाहे जम्मू हो, जम्मू में नया टर्मिनल बन रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, नाइट लैंडिंग शुरू हो गई, और फ्लाइट्स की संख्या श्रीनगर में और जम्मू में पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। दूसरी बात मैं आऊँगा, पावर डेफिसिट स्टेट वो रहा है। लगभग 3400-3500 मेगावाट का हाइड्रो पावर हम जनरेट करते थे। चूँकि हमारा बारिश पर ही हम निर्भर करते जी। थे, सर्दियों में जनरेशन हमारा काफ़ी कम हो जाता था। तो 4 प्रोजेक्ट लगभग 3200 मेगावाट के चल रहे हैं। वो काम उनका तेज़ी से चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 26 में 2 पूरे हो जाएंगे, 27 में 2 पूरे हो जाएंगे। सोलर पावर की कैपेसिटी भी हमारी बढ़ी है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो अब आज हम इस स्थिति में हैं कि 24/7 पावर हम दे सकते हैं। पावर लॉसेस हमारे बहुत ज़्यादा थे वहाँ देश की तुलना में, 50% से भी ज़्यादा था। स्मार्ट मीटरिंग का काम तेज़ गति से चल रहा है, और भारत सरकार के सहयोग से RDSS की योजना भी वहाँ चल रही है। 6.5 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए हैं, बाकी भी लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग, जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। तीसरी बात मैं करूँगा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की। 70% आबादी वहाँ की एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, मोटे तौर पर 13 लाख फैमिली। इसमें 2.62 लाख फैमिलीज़ हैं जो मार्जिनल फार्मर है। 2 साल पहले एक स्कीम हम लोगों ने बनाई थी, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से और जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट्स के अफसर और जो 2 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, बड़ी मेहनत से वो प्लान बना था, और मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा प्लान बना था। 29 प्रोजेक्ट उसमें डिज़ाइन किए गए, और वो प्रोजेक्ट साइलोज में नहीं बने थे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं कुछ बातें बताऊंगा। फॉडर डेफिसिट जम्मू कश्मीर में है। जी
जो ज़रूरत है फॉडर की 40% फॉडर हम पैदा करते हैं। इस HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 80% ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाएंगी। मिल्क डेफिसिट स्टेट थी, अब हम मिल्क डेफिसिट स्टेट नहीं रह गए हैं। जब मैं गया था तो 37,000 लीटर मिल्क जो है पर डे प्रोसेसिंग होता था, अभी 2.25 लाख लीटर पर डे हो रहा है और ये 5 लाख जल्दी होने वाला है। मीट और एग बाहर से बड़ी मात्रा में आता है, उसमें भी 70% ज़रूरतें हम इस स्कीम के बाद पूरा कर पाएंगे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन पर बड़ा फोकस किया है। ये सच है कि एप्पल हो, वॉलनट हो, चेरी हो, अनेक इस तरह के हार्टिकल्चर प्रोड्यूस हैं जो बड़ी मात्रा में वहाँ पैदा होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि कैपेसिटी का पूरा दोहन हम नहीं कर पाते थे। बड़ी मात्रा में अब हाई डेंसिटी प्लांटेशन किया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि HADP के इम्प्लीमेंटेशन के बाद अभी जो प्रोडक्शन क्षमता हमारी है वो 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वेस्ट बहुत था, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता हमारी कम थी। 4 वर्षों में हमारी क्षमता 2 गुने से ज़्यादा हो गई है और नए कोल्ड स्टोरेज आ रहे हैं। नीश प्रोडक्ट्स पर विशेष ध्यान हम लोगों ने दिया है। GI टैगिंग के कारण भी 7 प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग हो गई है, 14 पाइपलाइन में। एक वर्ल्ड बैंक की सहायता से JK CIP प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए का और सैंक्शन किया है। दक्ष करके एक पोर्टल बनाया है जिसमें किसानों की ट्रेनिंग होती है। एग्री इंटरप्राइजेस कैसे बन सकते हैं, रोजगार कैसे मिल सकता है और मार्जिनल फार्मर हमारा कैसे आर्थिक रूप से समर्थवान हो सकता है, इसकी कोशिश उसमें की गई है। और मेरा अनुमान है वैसे तो 5 साल में जो कंट्रीब्यूशन GDP को है वो डबल हो जाएगा, ऐसा वो विशेषज्ञों की समिति कहती है। लेकिन मैं आपके बीच ये कहना चाहता हूँ कि मैं आश्वस्त हूँ कि वो डबल नहीं 2.5 गुना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तीसरे सेक्टर पर मैं आऊँगा, टूरिज्म जी। इंफ्रास्ट्रक्चर उस क्षेत्र में भी बढ़ा है, लेकिन शांति स्थापित होने के कारण पिछले साल 2 करोड़ 36 लाख लोग आए, 65,000 फॉरेन टूरिस्ट आया। अनेक इंटरनेशनल G20 की मीटिंग के बाद मैं समझता हूँ कि फॉरेन टूरिस्ट इन्फ्लक्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। एक और प्रोजेक्ट हम लोगों ने भारत सरकार को सबमिट की है, 4 श्रीनगर के डेस्टिनेशन है, 5 जम्मू रीजन के डेस्टिनेशन है और उसमें भारत सरकार की ओर से आश्वासन है। मैं समझता हूँ कि उसे भी जल्द डेवलप करेंगे। होम स्टे बड़ी मात्रा में वहाँ बढ़ गया है जी, डाबर से लेके तमाम एक कार्यक्रम में मैं था, करण सिंह जी का सम्मान समारोह था, तो मैं केवल चर्चा करना चाहूँगा। करण सिंह जी ने मुझसे पूछा कि भाई और सब काम तो आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक काम मैं आपको बताता हूँ, 15-20 साल में ऐसी साफ डल झील हमने नहीं देखी। ये मैं करण सिंह जी को जी, quote अच्छा। तो अनेक फ्रंट पर जी। और कई इवेंट ऐसे हुए हैं, मोटर रेस हो, मैराथन हो, इसके विंटर कारण गेम्स भी, आपने हाँ, करवाए। विंटर गेम्स, तो ये सब चीज़ें भी लगातार हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पीस के स्टेक होल्डर्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। मेरा अनुमान है कि 5,000 से ज़्यादा होटल पिछले 4 साल में बने हैं। अब होटल केवल बने नहीं, अगर 6 करोड़ 7 करोड़ भी आप एक होटल की कीमत जोड़ें तो इतना इन्वेस्टमेंट, और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है और 98% से ज़्यादा लोकल लोग हैं। अब केवल होटल नहीं बने, उनके साथ टैक्सी भी लगी है, बिल्कुल, उनके बहुत साथ सारी चीज़ें लोग भी जुड़ी लगे हैं। हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट हो गया है वो भी पीस का एक स्टेक होल्डर है। तो आपने जो पीस की बात तीसरी की, बात जी, अभी मैं जरा जी, जी, 2-3 बिल्कुल, मिनट में बिल्कुल, और बिल्कुल। कहूँगा, मैं पीस पे कुछ पूछना चाहता, जी, जी, बिल्कुल। उस पर आएंगे। जी। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं आना चाहता था। आज़ादी से लेकर के 2020-21 तक मोटे तौर पर 14-15 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। भारत सरकार के सहयोग से एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी ने उसमें बड़ी रुचि ली थी। 28,400 करोड़ रुपए का एक पैकेज भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाने के लिए दिया था। मैं केवल एक बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जहाँ भी इस तरह की स्कीम देश में बनी, जम्मू कश्मीर
देश का पहला ऐसा इलाका है, यूटी है या राज्य है, 10 साल की स्कीम थी, 3 साल में 28,400 करोड़ का इंसेंटिव खत्म हो गया और हमारे पास ढेर सारी एप्लीकेशंस और इंडस्ट्री रजिस्टर्ड हैं जिनके लिए भारत सरकार से हम लोगों ने आग्रह किया कि इसे और बढ़ाया जाए। जमीन पर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। 20-21 हज़ार करोड़ के काम चल रहे हैं जो 6 महीने 8 महीने 1 साल में पूरे हो जाएंगे। टोटल प्रपोजल की मैं बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास हैं। लैंड बैंक की थोड़ी कमी थी, 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाए जा रहे हैं। काफ़ी हद तक लैंड हम दे सकेंगे ऐसा हम मानते हैं। स्टार्टअप पॉलिसी, अब जम्मू कश्मीर में भी स्टार्टअप पॉलिसी 21-22 में बन गई थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 1088 स्टार्टअप हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है, नॉन रजिस्टर्ड की बात मैं नहीं कर रहा। और अगर मुझे ठीक याद है तो 383 या 84 उसमें विमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। एक्सपोर्ट की मैं बात करूं, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना और कारपेट जी, तो 4 साल में डबल हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें काफ़ी मदद की है। अब स्पोर्ट्स और एजुकेशन, ये 2 बातों का जिक्र करके, एजुकेशन के फील्ड में भी मैं अगर हायर एजुकेशन की बात करूं, कुछ बड़े नए और अभिनव प्रयोग जम्मू कश्मीर ने किए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रियल स्पिरिट में ज़मीन पर इम्प्लीमेंट हो, इसकी कोशिश की गई है और पहली बार जम्मू कश्मीर की कोई यूनिवर्सिटी A++ एक्रेडिटेशन उसका हो सका है। पहली बार, मैंने 47 to 25 की बात मैं कर रहा हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी का IUST हो या कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, ये सभी विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रहे हैं। नॉलेज ऑन व्हील्स, डिज़ाइन योर ओन डिग्री, इस तरह के इनोवेटिव काम जम्मू कश्मीर उच्च हायर एजुकेशन ने किया है। स्कूल एजुकेशन में भी काफ़ी प्रयत्न हुआ है। चैलेंजेस थे, लीगेसी में मिले हुए कई इशूज़ थे, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि बेहतर काम उसमें हो रहा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने PMDP में बड़ी फंडिंग की जम्मू कश्मीर को। और लगभग हर ज़िले में आज स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, इसके अलावा भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 2 स्टेडियम बने हैं। एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई है। 94 से ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर बने हैं। विंटर स्पोर्ट्स पूरे देश और दुनिया में चर्चा का विषय है और पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनेक लोगों ने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी जीते हैं। 40 से ज़्यादा नेशनल गेम्स वहाँ आयोजित हुई हैं और लंबे समय बाद लीजेंड्स क्रिकेट हुआ श्रीनगर में और बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। 10-10 हज़ार लोग दर्शक दीर्घा में होते थे। तो इस तरह के आयोजन लगातार हो रहे हैं। फिल्मों की शूटिंग बड़ी संख्या में हो रही है। तो मोटे तौर पर एक दृश्य हमने आपके सामने रखा है। समय था जब मैंने कहा कि सिस्टम, तो आज ऑनलाइन सर्विसेज के मामले में वी आर नंबर 1 इन द कंट्री। और 500 से ज़्यादा सर्विस नहीं 1116 सर्विसेज हैं ऑनलाइन और उसमें रैपिड असेसमेंट सिस्टम पर भी लोगों की राय हम लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि सेक्रेटेरिएट हो, डिविजनल लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये पूरा गवर्नेंस पर हम लोग चले गए हैं। भारत सरकार के जो मॉड्यूल हैं, चाहे वो बीम हो और कोई प्रोजेक्ट या कोई काम बिना टेंडर के नहीं हो सकता है जिसकी कीमत 3 लाख से ज़्यादा है। ट्रेजरी बिल ही नहीं लगी जब तक कि काम का फोटो और GI वो टैगिंग नहीं हो जाएगी, तब तक ट्रेजरी बिल ही नहीं लगी। तो इस तरह के अनेक काम हुए हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 3 टियर सिस्टम पहली बार लागू हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और फंड, फंक्शन और फंक्शनरी
तीनों देर से लागू होने के बावजूद मैं कह सकता हूँ कि चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों या हमारे पंचायतें हों, जी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसमें हमने लागू किया है। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी, वो जम्मू कश्मीर इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली है, वहाँ का हेरिटेज कल्चर ये जी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, उस पर भी ध्यान दिया गया है। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने अभी श्रीनगर को क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया, तो अनेक इस तरह के भी अवार्ड, यूनेस्को ने भी श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया। तो मोटे तौर पर ये तस्वीर रही है। चुनाव की बात मैंने आपको बताई है कि शांतिपूर्ण ढंग से जी चुनाव हो गया। आपने कहा कि जो सो पीस को हम लोग वहाँ मेंटेन कर पाए, शांति जो है बहाल रही, और जिस तरीके से आपने आंकड़े एक के बाद एक गिनाए, नॉर्मली पॉलिटिशियंस जो सो इस तरीके से स्टैट्स के साथ लगातार आप मतलब एक एक डिपार्टमेंट का आपने लेखा जोखा दिया। एक तो आईटी की आपकी बैकग्राउंड हो तो है ही, ये भी बताता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट किस कदर रही होगी। लेकिन मैं आता हूँ शांति पर। मुझे याद है आपका बयान, या गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बयान। उन्होंने कहा था कि हम लोग शांति खरीदने में यकीन नहीं रखते, स्थापित करने में यकीन रखते हैं। लेकिन अक्टूबर में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहाँ आई, उसकी तरफ से, खासतौर पे मुख्यमंत्री की तरफ से जो ये बयान आया कि यह जो शांति है वो फोर्स्ड पीस है। जब इस तरह के स्टेटमेंट होते हैं, और भी खासतौर पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लीड करने वाले लोग हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जम्मू कश्मीर की वही राजनीति है जो कि इतने वर्षों में चलती रही और जिसकी वजह से जो है अस्थिरता रही, आतंकवाद पनपा, या फिर जो है सो एक भय है कि ये शांति कभी भी जा सकती है? नहीं, ये भय तो नहीं कि शांति कभी भी जा सकती है। वैसे पड़ोसी हमारा निरंतर कोशिश करता है, अच्छी स्थिति में होता है तो भी करता है, और जब खराब स्थिति हो जाती है तो ज़्यादा करता है। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए, पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, तो पेट में दर्द स्वाभाविक है पड़ोसी के। मैंने जैसे पहले बताया कि अब लोकल रिक्रूटमेंट लगभग शून्य की तरफ न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। तो इन्फिल्ट्रेशन बड़ी संख्या में जम्मू क्षेत्र में भी और कश्मीर क्षेत्र में भी। और जम्मू रीजन जो पूरी तरह से शांत था, वहाँ पड़ोसी ने काफ़ी प्रयास किया है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी हुई हैं, और स्वाभाविक रूप से शांति के कारण फोर्सेस का ध्यान जम्मू रीजन पर कम हो गया था। जब हम लोग गए थे तो प्रायोरिटी कश्मीर रीजन ही था, लेकिन अब कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है फोर्सेस का। आर्मी, सीएपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस। अभी कठुआ में 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं, 3 की तलाशी का अभियान अभी लगातार जारी है। तो कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि इस काम को जल्द ही अंजाम दिया जाएगा। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि कुछ भी सोच समझ करके ही कहा करें। उन्होंने किस उद्देश्य से कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि शांति है, इसके लिए अब किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वहाँ का आम आदमी ये महसूस करता है, और जो लोग देश के बाकी हिस्सों से जा रहे हैं, मैं उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर मानता हूँ। वही जाकर के देश भर में बता रहे हैं कि नहीं, अब कश्मीर जाने लायक है, इसीलिए संख्या बढ़ रही है। इतने बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड लेवल पर टूरिस्ट जा रहे हैं, ऑब्वियसली जो है सो उस पीस का ही वो सिंबल है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने ऑलमोस्ट 4.25 साल तक केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर, एक तरह से जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन, सारे विकास कार्य सीधे सीधे उसको देखा। अक्टूबर में ये चुनी हुई सरकार आई। जो आपका अनुभव है पिछले 6 महीनों का, क्या लगता है कि जितनी तेजी से आप लोग काम कर पाए, वह काम की रफ्तार अब सुस्त पड़ने वाली है, पड़ रही है, या फिर जो आपका गोल था कि जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट के हर पैरामीटर पर लगातार आगे बढ़ाकर रखना है, उसमें कहीं कोई शिथिलता आती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ये प्रबल इच्छा है कि जम्मू कश्मीर एक डेवलप्ड यूटी बने, और देश के बाकी राज्यों से सुविधाएं वहाँ कम न हो। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा। चुनी हुई सरकार से भी मैं उम्मीद यही करता हूँ। मुझसे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था चुनाव के समय या चुनाव के जस्ट बाद कि दिल्ली में बड़ा तनाव रहा। हमने कहा भाई, तनाव का कोई कारण नहीं है। अगर चुनी हुई सरकार का भी एजेंडा पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट ही होगा, मैं समझता हूँ कि जनता के प्रतिनिधि का भी।
और हमारा भी वही है, तो फिर क्लैश किस बात का। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेवलपमेंट की गति कम नहीं होगी। कोई कठिनाई आएगी तो उसे निश्चित रूप से उस बातचीत से उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन क्या क्लैश होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? चूँकि जो सो एक अभी हाल ही में जो आपने एक लार्जर स्केल जो ट्रांसफ़र किए जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर जो है तुरंत चुनी हुई सरकार यानी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली और जो सिग्नल आ रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन सेंटर को किया जा रहा है कि नहीं जी जो है ये चुनी हुई सरकार के हक में दखल है और ऐसा होना ठीक नहीं है। ये टकराव का रास्ता ये जो है नहीं, कहाँ लेके जाएगा? मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पार्लियामेंट ने पारित किया है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम वेल विद इन माई डोमेन और उसके बाहर जाकर कभी मैं कुछ करूँगा भी नहीं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूँगा। बिल्कुल, आपने कहा कि सीमाओं का कभी उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ एक प्रश्न और जिसके लिए बार-बार दबाव वहाँ की पार्टियाँ बना रही हैं, वहाँ के संगठन बना रहे हैं और हालाँकि जिसको कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद जो है प्रॉमिस किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर को हम लोग जल्दी से जल्दी जो है फुल स्टेटहुड देंगे। यानी 2019 में जो फुल स्टेटहुड से जो यूटी बनाया गया और यूटी के तौर पे जो आपने सारी डेवलपमेंट की अ, वो फिर से फुल स्टेटहुड की तरफ उस तरफ जाने की परिस्थिति अभी पैदा हो गई है या कुछ समय लगेगा? क्योंकि बहुत सारे आपने कहा कि सीमा पार से जो गतिविधियाँ हैं वो फिर से बहुत तेज़ी से शुरू हो गई हैं। जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसको जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या वो उस परिस्थिति की तरफ हम बहुत जल्दी मुझे लौटते हुए दिखाई लगता दे है रहे हैं? कि ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर पर गृह मंत्री जी ने 5-6 अगस्त को ही कह दिया था और सीक्वेंस उन्होंने उसी समय बता दिया था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी भारत सरकार ने बताई थी। प्रधानमंत्री जब योगा डे पर गए थे श्रीनगर तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से चुनाव के दौरान भी सभाओं में उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा हम देंगे। अभी हाल में किसी इंटरव्यू में गृह मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड दिया जाएगा अप्रोप्रिएट टाइम पर। तो इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जो कहा गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, डिलिमिटेशन भी हो गया, चुनाव के बारे में भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की जाती थी, चुनाव भी हो गया, तो ये भी मिलेगा। थोड़ा लोगों को इंतजार करना चाहिए। आपने कहा कि कन्याकुमारी से श्रीनगर जो है बहुत जल्दी लोग आ जा सकेंगे, सीधी ट्रेन हो जाएगी। दिल्ली से लोग श्रीनगर ट्रेन के ज़रिए जाने के लिए बेचैन हैं। क्या कोई डेफ़िनिट तारीख हम लोग बता सकते हैं कि कब ये उद्घाटन होने जा रहा है? मुझे लगता है 3rd वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा। कोई तारीख वारीख मान तय हुई? मोटे तौर पर अगर मैं समझ सकता हूँ तो 19-20 तारीख को हो जाएगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जी। जम्मू कश्मीर के लिहाज से जो फुल इंटीग्रेशन की बात और जिसकी दिशा में आर्टिकल 370 का एबॉलिशन एक मेजर स्टेप था और उसके बाद से जो तमाम जो सेंट्रल एक्ट्स को जो आप लोगों ने इक्वल कर दिया वहाँ ले जाकर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जब आपको कहा गया जम्मू कश्मीर जाने के लिए और उस समय जो है उसके ठीक पहले जो वहाँ एलजी थे, उनका सिर्फ कार्यकाल 10 महीने का रहा था। और उस समय आप जब पहुँचे तब आर्टिकल 370 के ख़त्म हुए सिर्फ 1 साल से 1-2 दिन ज़्यादा हुआ था चूँकि 5 अगस्त 2019 को ख़त्म हुआ था। आपने 7 को ओतली 6 को आपका नोटिफ़िकेशन आया था। आपने सोचा था कि इतना लंबा कार्यकाल आप वहाँ समय बिताएँगे नॉर्मली वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नर तो छोड़िए, जो टॉप ऑफ़िशियल्स हैं वो भी चॉपर से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आप बाय रोड हर तरफ गए, एक खुद का कनेक्ट बनाया लोगों के साथ और जिसके आधार पर आपको इतनी कामयाबी मिली, इतनी सारी चीज़ें कर पाए और खुद आज जम्मू कश्मीर के लोग उसमें स्टेक होल्डर बन चुके हैं। उस समय ये दिमाग में था कि जा रहे हैं तो एक लंबी पारी खेलने के लिए जा रहे हैं। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि कभी जम्मू कश्मीर में जाऊँगा। माता वैष्णो देवी के दर्शनार्थ तो मैं जाता था पहले से। 1-2 बार कश्मीर भी गया था। रेलवे में था तब भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर किसी दायित्व के निर्वहन हेतु जाना पड़ेगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और जाने के बाद ये ज़रूर लगा कि एक काम मिला है तो इस काम को अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि और विवेक से जितना किया जा सकता है वो करना चाहिए और मैंने कोशिश की है। मैं नहीं जानता, ये समय बताएगा। कोशिश की है, ईमानदारी से कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि डेस्टिनी एक बड़ी चीज़ होती है, तो वो लिखा रहा होगा इसलिए मैं पहुँच गया हूँ और जब तक हूँ तब तक ठीक से ही काम करूँ, ऐसा मन है। नहीं, बिल्कुल ठीक से आप काम करें।
आपने कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उसके पहले जाते रहे थे आप। ये कब आपको इसकी भनक लगी कि आपको जम्मू कश्मीर का दायित्व दिया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर? चूँकि आप 2019 का चुनाव हुआ था, जिस गाज़ीपुर में आपने लगातार विकास के कार्य किए थे, सांसद तो थे ही आप वहाँ पर, रेल राज्य मंत्री के नाते या फिर जो सो एमओएस कम्युनिकेशन इंडिपेंडेंट चार्ज के नाते, आपने बहुत सारी योजनाएँ दी थी। गाज़ीपुर से दिल्ली के लिए पता नहीं कितनी ट्रेनें शुरू हुई। एक विकास पुरुष की आपकी इमेज बनी। बावजूद इसके 2019 में आप वो चुनाव हारे और उसके बाद से मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक आपके पास कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं थी। कब कैसे परिस्थिति बनी आपके जम्मू कश्मीर जाने की? क्या मन में चल रहा था उस वक़्त? कोविड का पीरियड था, मुझे याद है, जब ये सब चीज़ें। मैं बनारस में था, उस समय मुझे गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था दिल्ली आने के लिए, और जब मैं उनसे मिला था, अगर तारीख मुझे ठीक याद है 26 या 27 जून था, तो बातचीत में मुझे संकेत मिला था कि ये दायित्व शायद मिलने वाला है। आपने कहा कि बनास में थे, बनास से आपका वैसे भी बहुत पुराना कनेक्ट रहा। आपका छात्र जीवन का जो एक बड़ा हिस्सा बनास में बीता। घर गाज़ीपुर बगल का ही ज़िला है। बनास से आपने छात्र राजनीति के ज़रिए जो है समाज जीवन में कदम रखा। वहाँ से आपने बीएचयू आईटी जो है, जो कि आज की फुल-फ्लेज्ड आईआईटी हो चुका है। आईटी बीएचयू से आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया, एमटेक किया। 1982 में आप वहाँ बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने और बीएचयू की जो छात्र राजनीति का एक बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, वहाँ से निकले हुए नेताओं ने देश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैसे अचानक मन बना जो है सो राजनीति की तरफ जाने का? आपके पिताजी तो जहाँ तक मुझे पता है शिक्षक थे, प्रिंसिपल रहे। आप राजनीति में कैसे? मैं राजनीति में आना एक दुर्घटना ही थी। हम लोगों के एक मित्र हुआ करते थे, थोड़ा सीनियर भी थे, भरत सिंह जी, सुरेश अवस्थी जी। छात्र संघ का चुनाव था 80 में। उसी चुनाव में कुछ ऐसी बातचीत हुई कि मैं चुनाव लड़ गया छात्र संघ का, और जब चुनाव लड़ गया फिर दूसरी बार प्रेसिडेंट हो गया तो दिशा बदल गई। फिर ये हुआ कि इसी को देखते हैं। घर परिवार से कोई दबाव नहीं रहा कि इतनी उस समय ऊंचे स्तर की पढ़ाई की और उसके बाद से ये राजनीति? पिताजी थोड़ा दुखी रहते थे, लेकिन पिताजी का स्वर्गवास जल्दी हो गया, तो मैं समझता हूँ कि अब उसी दिशा में जब मैं चला गया था तो फिर तो आपने एक दिन के लिए भी नौकरी नहीं की? चूँकि आईटी के छात्रों को तो बड़ी आकर्षक नौकरियाँ मिलती थी, उस ज़माने में भी, आज भी। नौकरी नहीं कर सका। नौकरी मिली थी लेकिन जा नहीं सका। अब इधर ही हुआ कि इसी नौकरी में रहा जाए। 1984 का लोकसभा चुनाव, पहला चुनाव था जो कि आप लड़े और मुझे लगता है कि उस समय जो इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के फेवर में एक जो लहर पैदा हुई, जिसको कि आडवाणी जी लंबे समय तक कहते थे कि 1984 का लोकसभा चुनाव जो है, वो लोकसभा का चुनाव नहीं था, शोकसभा का चुनाव था। आप लड़े, ऑब्वियसली आपको अपने पहले चुनाव में कामयाबी नहीं मिली और गाज़ीपुर की अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री को हम देखें, जहाँ पर कि एक समय कम्युनिस्ट नेताओं का बहुत ज़ोर रहा, समाजवादियों का ज़ोर रहा, तो 84 आप चुनाव लड़े, कामयाबी नहीं मिली। 89 आप वहाँ से नहीं लड़े। 91 में फाइनली आपको कामयाबी मिली और मुझे लगता है कि वो पूर्वांचल के उस इलाके में अगर हम गोरखपुर को छोड़ दें, तो गाज़ीपुर एक पहली जगह बनी जहाँ पर कि मुझे लगता है कि ना तो पॉलिटिकल इक्वेशन, ना ही सोच कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर बीजेपी के जीतने की उम्मीद की जाती। कैसे जो है सो कमल का फूल आप उस ज़माने में खिला पाए 91 में? 84 का जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था तो विश्वविद्यालय से निकला ही था, सीधे गाजीपुर पहुंच गया। जन्मभूमि थी, स्कूलिंग वहाँ हुई थी, इसके अलावा कोई राजनीतिक क्रियाकलाप तो वहाँ था नहीं। पार्टी भी थोड़ी कमज़ोर थी। लेकिन 89 के बाद उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि आंदोलन का जब व्याप बढ़ने लगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ताकत पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही थी और हम और कुछ और भी पार्टी के साथी थे जिन्होंने गाजीपुर में मेहनत की। ये सच है कि वो वामपंथ की धरती थी। सरजू पांडे जी जन नेता थे, लंबे समय तक सांसद रहे, और उसके बाद लोकदल चौधरी साहब का बड़ा असर था। तो विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए हम सब ने काम किया। अनेक नाम हैं, महेंद्र नाथ पांडे जी भी थे, विजय शंकर राय जी थे, उदय प्रताप सिंह जी थे, सुचिता जी थे, सत्यनारायण तिवारी थे, शारदा चौहान थी। अनेक इस तरह के अनेक लोगों ने परिश्रम करके, और फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। दीनदयाल जी कभी
बहुत पहले गाजीपुर आए थे, गंगा स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने किसी चमनलाल गर्ग, एक पुराने जनसंघ के नेता हुआ करते थे, क्या लगता है कोई सीट निकलेगी? तो उन्होंने कहा सैदपुर शायद जीत जाएंगे। कृपा शंकर जी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने अगर किसी पिता के 7 बेटे हैं, उससे पूछो कौन जिंदा रहेगा, तो उसको बताया जाए कि ये, तो जी उसको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का केरल है, जी और अगर यहाँ जनसंघ या भाजपा जीतेगी तो उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी। और वो देवपुरुष थे ही, उनकी वाणी सत्य हुई। 91 के विधानसभा चुनाव में उदय प्रताप सिंह जी और शारदा चौहान जीते, तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की बिल्कुल। सरकार बनी। उसी को हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़ा दिया कि अगर लोकसभा में जीतेंगे तो सरकार दिल्ली में बनेगी, तो 96 में अटल जी की 13 दिन की सरकार जी बन गई। तो वो कहानी वहाँ चल पड़ी थी। जी 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 गाजीपुर में चूंकि एक तरह से आपकी पूरी राजनीतिक कर्मभूमि ही गाजीपुर रही, और आपकी छवि स्वच्छ थी, ITBHU की बैकग्राउंड थी, छात्र राजनीति से आए थे आप। क्या वजह रही कि गाजीपुर के लोगों ने समय समय पर आप पर प्रेम दिखाया, एक गैप आया, फिर चुनाव हारे, चुनाव जीते, चुनाव हारे, चुनाव जीते। 2014 की जो बात हम लोग लास्ट कर रहे थे, 2014 में जब आप वहाँ जीते, मुझे जहाँ तक ध्यान है 2014 में शायद आप गाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, और अमित शाह जी जो कि उस समय बीजेपी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी भी थे और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी थे, उनसे आपकी मुलाकात उसी दौरान हुई थी। कैसे जो है सो उस समय का वो माहौल ये था? सच है कि और मैं गाजीपुर से 2014 में चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन अमित शाह जी को कहीं ना कहीं ऐसा उनके मन में विश्वास था कि गाजीपुर शायद मैं ही जीत सकता हूँ, इसलिए वो मैंने इस बात पर काफ़ी बल दे रहे थे, और अंतोगत्वा में चुनाव लड़ा। कठिन सीट है, अभी भी कठिन सीट है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत उपजाऊ जमीन नहीं है जी और उनका मैं समझता हूँ कि असेसमेंट सही था। चुनाव में जीता भी। 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था। 14 के लोकसभा चुनाव से मुझे अगर ठीक याद है तो 1,40,000 से ज़्यादा वोट मुझे 2019 में मिला था। बिल्कुल। फिर भी चुनाव में मैं पराजित हो गया। तो अब चुनाव में जय पराजय लगी रहती है, उसमें किसी और को दोष देने के बजाय मुझे लगता है कि मेरी कुछ कमी रही होगी, प्रयास में थोड़ी कमी रही होगी, और इसके कारण ऐसा परिणाम आया, क्योंकि जनता का निर्णय तो सर्वोच्च निर्णय होता है लोकतंत्र में। मुझे ये बताएं कि जो पहले एक राजनीति में जो दौर था कि आप अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुकात रख सकते थे, लेकिन आपकी निजी दोस्ती या निजी संबंध बहुत मजबूत हुआ करते थे, और आपने जिस गाजीपुर के सांसद रहे सरयू पांडे जी का जिक्र किया, मुझे ध्यान में है कि उनसे भी आपकी बड़ी जबरदस्त दोस्ती थी, जबकि कई बार आप लोग आमने सामने चुनाव भी लड़े। नहीं, सरयू पांडे जी से दोस्ती नहीं थी। सरयू पांडे जी मेरे पिताजी से भी ज़्यादा उम्र के थे, जी लेकिन मेरे मन में बड़ा सम्मान था और उनका भी बड़ा स्नेह था। ऐसे अनेक दूसरे दलों के नेता थे जिनका स्नेह मुझे प्राप्त रहा है, गाजीपुर में भी, बनारस में भी। देवव्रत मजुमदार जी एकदम SYS के जी बिल्कुल। बड़े कट्टर नेता थे, और मैं कहूँ छात्र राजनीति का बहुत बड़ा नाम था। बाबू मार्कंडेय सिंह जी थे। इन सब लोगों से निजी तौर पर मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे। तो मार्कंडेय सिंह जी का आपने जिक्र किया, तो खाँटी समाजवादी थे। मुझे याद है कि एक बार दोनों लोग शायद आपने समाजवादी किस्सा भी थे। सुनाया था मोहन आपके घर मोहन का। प्रकाश जी, चंचल कुमार, सुभाष त्रिपाठी, शिव कुमार, ये, लेकिन निजी रिश्ते सबसे हमारे अच्छे थे। वो मार्कंडेय सिंह जी का एक किस्सा आपने सुनाया था, जब आप ही के घर में रह रहे थे और आप ही के ड्राइवर को भड़का रहे थे। विचार और विचारधारा पर टिके रहने की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं जानना चाहता हूँ। एक ड्राइवर था मेरे यहाँ, मुझे जब सुबह पार्लियामेंट जाना था तो मैंने पता किया तो पता लगा वो चला गया है। फिर पार्लियामेंट में उस समय मेटाडोर चलती थी, फ़ोन करके मैंने मंगाया, 5 रुपया टिकट लगता था। लंच के लिए जब मैं आया तो बाबू मार्कंडेय सिंह जी थे। तो मैंने, मेरे यहाँ एक कार्यकर्ता रहता था प्रमोद सिंह, उससे मैंने पूछा तो कहा कि वही नेताजी ही आपके उसको भड़का दिए। तो हम और वो भोजन कर रहे थे, मैंने उनसे कहा कि नेताजी तो आपने ठीक नहीं किया, वो चला गया, आप भी कहीं कहीं जाते थे उस गाड़ी से। उन्होंने कहा भाई देखिए, खाना खिला करके मेरा समाजवाद आप खत्म नहीं कर सकते। तो
ये बताइए कि जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता थे और मेरे ध्यान में है कि कभी ये किस्सा मैंने सुना है कि जब वो बनारस आते थे तो आपको याद करते थे। उनके साथ भी आपके संबंध इसी तरीके से थे? मैं गया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक एडवर्टीजमेंट था और उसके एग्ज़ाम के लिए इलाहाबाद। एक समाजवादी योजन सभा के नेता थे बनारस हिंदू यूनिट में, रविंदर जी। शाम को लंका पर भेंट हुई तो मैंने उनको कहा कि मैं कल इलाहाबाद जाऊंगा, मेरा एक एग्ज़ाम है। उनका मुझे भी चलना है और उन्होंने बताया कि जनेश्वर मिश्रा जी आने वाले हैं, कोई SYS का सम्मेलन है उसके लिए। प्रोफेसर आनंद कुमार उस समय बनारस जी, हिंदू जो बाद में यूनिवर्सिटी में थे, BHU से सोशियोलॉजी JNU है, जी। डिपार्टमेंट। जी, तो उन्होंने ही कोई गोष्ठी रखी थी। तो हम और रविंदर जी साथ ही गए थे। मैं एग्ज़ाम दिया, वो जनेश्वर जी से मिलने चले गए। फिर इलाहाबाद से हम लोग साथ ही चले, जनेश्वर जी की ही जीप थी, वो बैठे थे और पीछे हम और रविंदर जी बैठे थे। रास्ते में बातचीत हुई तो मेरा प्रत्यक्ष संपर्क उसी यात्रा में हुआ। वो मिठाई के खान पान के बड़े शौकीन थे, रास्ते भर बातचीत करते। उसके बाद मेरा परिचय हुआ और काफ़ी दिन तक संपर्क रहा। जब वो यहाँ मंत्री थे तब भी, राज्यसभा में थे तब भी। उनको उनको काला जामुन और गुलाब जामुन आप खिलाते रहते थे? नहीं, मैं उस बार ले गया था उनको काला जाम लंका से खरीद करके। जब हम लोग इलाहाबाद से चले थे तो उन्होंने भी ढाबे पर रोक करके गुलाब जामुन खिलाई, एक जगह खीर खिलाई। वो दौर दूसरा था। गाज़ीपुर जहाँ से आप ताल्लुकात रखते हैं, गाज़ीपुर की धरती जो है पहलवानों की धरती भी कही जाती है। समाजवादियों और साम्यवादियों की धरती तो ठीक है, बड़े से बड़े पहलवान वहाँ हुए। अभी कुछ बरस पहले ही आपने जो सो एक बड़े पहलवान जो गाज़ीपुर से ताल्लुकात रखते थे, उनकी मूर्ति का अनावरण भी किया, जो हिंद केसरी रहे हुए थे। बचपन में मैंने सुना आपने भी थोड़ी बहुत पहलवानी की? नहीं, मैंने कभी पहलवानी नहीं की, लेकिन गाजीपुर में पहलवानी का बड़ा शौक था। मंगला राय जी जी। बड़े पहलवान थे। एक बाबू हरिनारायण सिंह थे, उनके बारे में तो किस्सा यहाँ तक कहा जाता था कि वो अपनी माँ को लेकर के जब सुल्तानगंज से देवघर जा रहे थे बाबा धाम, बाबा का दर्शन कराने, तो रास्ते में एक शेर मिल गया तो शेर को ही उन्होंने मार दिया। तो इस तरह के किस्से हम लोग बचपन से सुना करते थे। वहाँ शौक था। अब ये मुझे लगता है कि वो शौक धीरे धीरे कम हो गया है। जो आपका गृह जनपद है गाज़ीपुर, वहाँ से बिहार बहुत दूर नहीं है और बिहार की राजनीति एकदम में सटा भी हुआ है। सटा हुआ है। तो कई क्षेत्र जमनिया विधानसभा कैसे हैं, कर्मनाशा के इस पार जी। गाजीपुर है, कर्मनाशा के उस पार बिहार है, रामगढ़ विधानसभा। और मैंने सुना कि अब बिहार से भी जो साहब को कई बार चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था नहीं, कि ऐसा नहीं है। बिहार से मेरा बड़ा जीवन संपर्क है। एक तो मेरे पूर्वजों के ज़माने से 4-5 पीढ़ी से भागलपुर ज़िले में हमारी कुछ खेती अभी भी है। अब वो बांका ज़िला हो गया है। मेरी अर्धांगिनी बिहार की हैं और पड़ोसी भी बिहार के हम लोग हैं, तो इसलिए बिहार के लोगों से संपर्क मेरा निजी तौर पर बहुत है। आपने बिहार का ज़िक्र किया। लालमुनि चौबे जी बिहार से ही जो है सो बड़े नेता थे, जनसंघ के ज़माने से लेके बीजेपी के ज़माने तक। चौबे जी से भी आपके बड़े आत्मीय प्रगाढ़ रिश्ते थे, जो मैंने सुना है। जी, चौबे जी से मेरा संपर्क विद्यार्थी जीवन से ही था। वो विधायक हो गए थे बिहार विधानसभा में, तब भी उनका निरंतर बनारस आना-जाना रहता था। और जब हिंदी आंदोलन चला हो या हिंदू आंदोलन चला हो, तो चौबे जी की दोस्ती समाजवादियों से बहुत थी, पत्रकारों से भी बहुत थी। जी। भोजन, अच्छा भोजन करना और अच्छा भोजन बनाना, ये दोनों गुण उनमें था। तो विद्यार्थी जीवन से ही लालमुनि चौबे जी से मेरा संपर्क रहा और यहाँ 7 लोकसभा में आने के बाद वो प्रगाढ़ता और बढ़ गई। अभी हाल ही में मैं उनकी पुण्यतिथि पर बक्सर जी। गया था। आपने बताया कि जो है खाने-पीने का उनको शौक काफ़ी था, खिलाने का भी और खाना बनाने का भी। मुझे याद है कभी मैंने सुना था कि जो एक बार डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि वो खाना-वाना ज़्यादा आप मत खाइए और ख़ासतौर पे नॉन-वेज, और वो बड़े परेशान हो गए थे और आप लोग शायद साथ ही कहीं दौरे पर गए थे। ये डॉक्टर ने मना किया था, किसी मित्र के घर हम लोग भोजन पर गए थे, तो किसी ने उनको कहा कि एक चीज़ छोड़ दीजिए, तो उस दिन उन्होंने ये तय किया कि अब हम नॉनवेज नहीं खाएँगे और लहसुन प्याज भी बंद कर दिया। तो 6-7 महीने बाद हैदराबाद में हम लोग थे। तो मैं पहुंचा तो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने पूछा हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि 7 महीने से घास खा रहा हूँ तो सीना मेरा 6 इंच अंदर चला गया है। फिर उस दिन उनको राइस और प्रान मंगाया, मैंने खाए वो, और उन्होंने कहा कि 12-13 साल जिंदा रहेंगे। और मुझे याद है कि ठीक 13वें साल में उनकी डेथ हो गई।
एसपी सिंह जी उनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे और पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ था और चौबे जी ने उन्हें बुलाया था, खुद बना करके उनको खिलाए और बड़ी सुबह मेरा ख्याल है 10 बजे आ गए थे एसपी सिंह जी और करीब करीब 4 बजे तक थे। 4 बजे हो गए, फिर हम लोग सेशन खत्म हो गया तो वो बक्सर गए, मैं गाजीपुर गया। उसके 5-6 दिन बाद ब्रेन हेमरेज एसपी सिंह जी का हुआ और उनका जी। दुखद निधन हो गया। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि छात्र जीवन में आपने राजनीति में एक तरह से पदार्पण रखा, छात्र राजनीति से, उसके बाद से फिर गाजीपुर आपकी राजनीतिक कर्मभूमि रही। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं आप ऑलमोस्ट पिछले 4.25 साल से। जो अगर भारतीय राजनीति में अगर हम कहें, राजनीतिक शुरुआत जब होती है, कोई ना कोई गॉडफादर होता है। राजनीति में आपका गॉडफादर कोई रहा या नहीं, या खुद आपने अपने को खुद से बिल्ड किया? गॉड फादर तो नहीं कह सकता, लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुरेश अवस्थी जी एक पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक थे, विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय टीम में भी हुआ करते थे, तो मैं कह सकता हूँ वो मेरे मेंटर थे। राम बहादुर जी उस समय विद्यार्थी परिषद के उत्तर प्रदेश बिहार के सहसंगठन मंत्री हुआ करते थे, उनका भी बड़ा असर रहा मेरे ऊपर और इन दो महानुभावों का बड़ा सहयोग रहा है। आप पर बड़ा ट्रस्ट दिखाई देता है। जो देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, ये बहुत आसान नहीं होता दोनों का ट्रस्ट एक साथ हासिल करना। कैसे आप, अच्छा मुझे नहीं लगता कि आप जो है बहुत पहले से उनको जानते होंगे, क्योंकि आपका गुजरात से कोई लेना देना भी नहीं था, और लेकिन इतना जो ट्रस्ट उनका आपने हासिल किया, कैसे कर पाए? या क्या जब 2014 में जब उनकी सरकार में आपने काम करना शुरू किया, उसके बाद से जो है सो मोदी जी ने आपके कामकाज को देखा और फिर एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ? ये मैं नहीं जानता कि इतना ट्रस्ट है प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री जी का, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि स्नेह इन दोनों लोगों का मुझे प्राप्त है और जो काम या जो जिम्मेदारी मिलती है मैं कोशिश करता हूँ कि उसे ईमानदारी से पूरा कर सकूं। ये बताइए, राजनीति के चक्कर में नॉर्मली परिवार जो है सो कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसमें क्या परिवार पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिकायत भी रहती है खासतौर पर राजनीतिक परिवारों से जुड़े हुए जो बच्चे होते हैं उनके अपने माता पिता से। आप ये बैलेंस क्रिएट कर पाए या नहीं? शुरुआत में तो नहीं हो पाया, लेकिन इधर मैं कह सकता हूँ कि वो पक्ष भी अब ठीक है। लेकिन जब आप एमओएस कम्युनिकेशन बने इंडिपेंडेंट चार्ज, तो उसकी वजह से, उस चार्ज की वजह से आपके बेटे को अपनी बड़ी ही प्रॉमिसिंग नौकरी एक कंपनी की जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर में ही थी, छोड़नी पड़ी। अब वो संयोग की बात थी, हाँ ये सच है। ये सच है। थोड़ा जम्मू कश्मीर पे फिर वापस लौटते हैं, क्योंकि आपने एक तरफ पूरा का पूरा 4.25 साल में कैसे जो है जम्मू कश्मीर बदला, और जिस जब आप खुद सीधे सीधे उसके चार्ज में रहे 4.25 साल, अभी भी जो है काम वहाँ चल ही रहा है। जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या देखते हैं? कोई मन में आशंका है कि अगर जो है फुल स्टेटहुड की तरफ हम गए और जो जम्मू कश्मीर की सियासत बदनाम रही, कि वहाँ पर जो है खुद पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वहाँ अलगाववाद को बढ़ाया अपने इंटरेस्ट में, करप्शन वहाँ के डीएनए में रहा, रोशनी स्कैम आपके टाइम में ही अनर्थ हुई और आपने बड़े कड़े एक्शन लिए। क्या वो आशंका कहीं है कि कहीं फिर से गड़बड़ ना हो जाए, और जम्मू कश्मीर की जो आवाम है उसके मन में भी ये प्रश्न रहता है? मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर अब वहाँ से काफ़ी आगे निकल चुका है। झेलम में पानी पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है और देश में जो सरकार है, मैं समझता हूँ कि उस सरकार के पास इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। गृह मंत्री जी की बराबर पैनी नज़र इन सब मामलों पर बनी रहती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई संभावना इसकी मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूँ कि इस तरह के किसी प्रयास को केंद्र सरकार अनुमति देगी। ये स्वप्न में भी कोई नहीं सोच सकता है। जो हुर्रियत जो था, जो कि अलगाववाद का एक तरह से कह सकते हैं प्लेटफॉर्म ही था, वहाँ कई सारे हुर्रियत से जुड़े हुए जो संगठन थे, वो जो है उन्होंने साथ छोड़ा है। इनफैक्ट मुझे याद है गृह मंत्री का बयान भी आया था कि कैसे कैसे ये पूरा जो अलगाववाद आंदोलन खत्म हो रहा है। क्या हम मान के चलें कि अब ये जो है सो कोई डोमिनेंट फोर्स नहीं रह गए वहाँ पर, इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई? देखिए, जमात और हुर्रियत ये इनके डीएनए में क्या है ये समझना जरा कठिन है, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर
लगातार कार्रवाई हुई है और इसका इवैल्यूएशन हर स्तर पर निरंतर हो रहा है। आपको ध्यान होगा कभी कभी संगठन बैन होते थे, व्यक्तियों पर बैन नहीं लगता था, तो वो मुखौटा दूसरा संगठन बना करके उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो जाते थे। अब भारत सरकार का गृह मंत्रालय केवल संगठनों पर बैन नहीं लगाता, व्यक्ति भी चिन्हित कर देता है कि अगर मनोज सिन्हा कोई संगठन बना रहे हैं और मनोज सिन्हा पर बैन लगाओ तो वो संगठन ऑटोमेटिकली फिर एजेंसीज के निगाह में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय बड़ी पैनी दृष्टि से इन सब चीज़ों को देख रहा है, उसकी गुंजाइश आपने खुद बड़े नहीं पैमाने दिखती। पर जो है उन ओजीडब्ल्यूज को जो कि जो सो सरकार के अंदर थे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि अलगाववाद ही नहीं बल्कि आतंकवादियों के सीधे सपोर्टर थे, उनको मदद देते थे, तो उनको बड़े पैमाने पर बर्खास्त किया, सिस्टम से निकाला। डिमांड जो है सो खासतौर पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने के बाद से ये फिर से शुरू हो गई है कि नहीं जी रेंस्टेट किया जाए, ना जी ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई ना हो। क्या ये देखिए, मैं इस मामले में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि उसका प्रोविजन जब कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया तो उस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़ी बहस हुई थी और जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नेता थे, खासतौर से सरदार पटेल साहब और अनेक लोगों ने बात कही कि कुछ लोगों ने कहा था कि साहब इसकी ज़रूरत क्या है, तो सरदार पटेल साहब ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया था। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन में इस तरह के काफ़ी तत्व आ गए थे। जो आप बात कह रहे थे कि शांति स्थापित करनी है, स्थायी रूप से खरीदनी नहीं है, तो कई बार शांति खरीदने में भी इस तरह के तत्वों को की मदद ली गई थी। प्रक्रिया थोड़ी टेढ़ी है, व्यक्ति की पहचान, पूरा राज्य बनाना, फिर वो कार्रवाई करना। तो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई भविष्य में भी ऐसे लोगों को चिन्हित करके निरंतर होती रहेगी, क्योंकि सिस्टम में कोई ऐसा आदमी रहे जो राष्ट्रद्रोह कर सकता है या स्टेट के खिलाफ काम करे और वो भी इस स्तर पर, तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है और वो कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपने बताया कि जब आप जम्मू कश्मीर गए थे उपराज्यपाल के तौर पर, उस समय सारा का सारा फोकस जो है सो कश्मीर पर था, खासतौर पे वहाँ के टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, और इसीलिए जम्मू के इलाके में उतनी अधिक डिप्लॉयमेंट नहीं थी। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से देखा जा रहा है कि जम्मू में लगातार जो है सो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, टेरर एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो क्या एक प्रॉपर रीओरिएंटेशन जो है वह हो चुका है? और खासतौर पे जो ओजीडब्ल्यूज़ की हम बात करते हैं, जो कि टेरर सिंपैथाइज़र हैं, जो कि उनको सपोर्ट देते हैं, उनको क्रश करने में कितना समय लगेगा? ये अप्रोच एक 360 डिग्री का अप्रोच रहा है और एक वेल डिफाइंड तरीका रहा है कश्मीर में लड़ने का। ये सच है कि 15-16 सालों से जम्मू में शांति थी, तो स्वाभाविक रूप से सबका कंसंट्रेशन भी उधर था। लेकिन 1.5 साल नहीं, 2-2.5 सालों से 3 सालों से जम्मू में प्रयास हो रहा था और किसी स्तर पर मैं कह सकता हूँ कि शायद हम लोग भी भांप नहीं पाए कि इस स्तर का प्रयास है। लेकिन अब फोर्सेस भी, आसाम राइफल्स भी आ गई है, सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट हो गई है, पुलिस ने भी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी अपनी तैनाती उन इलाकों पर, हायर रीचेज पर जो पहले फोर्सेस हुआ करती थी वो विड्रा कर ली गई थी। तब मुकम्मल तैयारी हो गई है, कोऑर्डिनेशन भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जम्मू में भी वो स्थिति सामान्य हो जाएगी। एक एडवांटेज जम्मू में है कि जम्मू की जो आम पब्लिक है, जम्मू के जो लोग हैं, वो मैं समझता हूँ कि आतंकवाद को न प्रश्रय देना चाहते हैं और न कभी इस तरह की गतिविधियों में वहाँ की मास पॉपुलेशन इसके खिलाफ है। तो ये एक बड़ा कारण होगा जल्दी विजय पाने में। आपने कहा कि जिससे जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन है, मास पॉपुलेशन, वो खुद पीस की एक तरह से स्टेक होल्डर हो गई है। आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर होटल्स वगैरह खुल गए हैं, उसमें सारे लोकल लोग इन्वॉल्व हैं। टूरिज्म जितना अधिक जो है सो डेवलप होगा, इंडस्ट्री जितनी डेवलप होंगी, लोकल लोगों को फ़ायदा होगा। ऐसे में जो बार बार बात उठती है कि अगर जम्मू कश्मीर में एकमात्र अगर अनसेटल्ड कोई चीज़ है तो ये है पीओके का वापस लेना। हमारे संसद के रिजोल्यूशन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने बात की, अमित शाह जी ने कई बार बात की। क्या आपको लगता है, जो आपका अपना अनुभव है पिछले पौने 5 साल का, जिसमें कि आपने लगातार ट्रैवल किया है और वो भी ट्रैवल बाय रोड, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के हर इलाके में गए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह की प्रोग्रेस आप लोग करने में कामयाब रहे हैं,
क्या जो है देर सबेर पीओके के जो लोग हैं, जहाँ पर इस बात के लिए आंदोलन लगातार चलता रहता है कि पाकिस्तान उनकी उपेक्षा करता है, वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप है, एक नेचुरल माहौल बनेगा जब वहाँ पर ये देखिए, मूवमेंट मोटे तेज तौर होगा? पर पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है आज की तारीख में। वो हमारे पड़ोस का मसला हो, बलूच का मसला हो, आंतरिक समस्याओं से पाकिस्तान जूझ रहा है। वहाँ की जनता में अविश्वास, मैं समझता हूँ कि अपने पीक पर पहुँच गया है। अब हम लोग जहाँ हैं कश्मीर में, इधर भारत का हिस्सा है, उधर कश्मीर का है, अरे पाकिस्तान का है। अब वो देखते हैं बेचारे और लिख भी रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं कि इस हिस्से में जहाँ मोदी जी का शासन है, वहाँ अस्पताल भी है, सड़क भी है, बिजली भी है, डॉक्टर भी है, अस्पताल भी है, और वहाँ गेहूं और आटे के लिए लंबी लाइन लग रही। तो वहाँ के अनेक इंटेलेक्चुअल्स इस तरह के लेख लिखते हैं, मीडिया में भी आ रहा है। लेकिन जो बात आपने बताई कि गृह मंत्री जी ने या रक्षा मंत्री जी ने कही है, तो ये निर्णय और इस पर कोई राय भारत सरकार ही देगी। मेरी सीमाएं, मैंने पहले भी कहा कि मैं अपनी सीमाओं से वाकिफ़ हूँ, ट्रांसफ़र के मामले में भी और इस मामले में भी मैं अपनी सीमाओं से वाकिफ़ हूँ कि मेरा रोल क्या है। जो काम भारत सरकार का है, वो भारत सरकार ही उस पर प्रतिक्रिया दे तो अच्छा रहे। लेकिन आपने सुरक्षा के मामले में कभी कोई सीमा नहीं रखी है। आपको मुझे लगता है पहले चेताया भी गया जब आपने बहुत ज़्यादा रोड जर्नी शुरू की, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री भी वहाँ उतनी रोड जर्नी या पहले के गवर्नर करते थे जितनी आपने की। क्या कोई भय नहीं लगा? गृह मंत्री जी, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन पर बराबर ध्यान देते रहे हैं, निरंतर बैठकें करना, फीडबैक लेना। और दूसरा, जहाँ तक व्यक्तिगत सुरक्षा का सवाल है, तो जम्मू कश्मीर के एसएसएफ के लोग हमारी सुरक्षा में हैं। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपने देखी है ना, तो उसमें बाल्टी जो होती है लाल होती है, वो लिखा रहता है आग, और उस बाल्टी में होता है बालू। तो मुझे लगता है कि आग दिखने के लिए अंदर बालू होता है। आप 65 साल के हो चुके हैं ऑलरेडी। कई बार देखा गया कि, और खासतौर पे जहाँ पर भी ऐसे शहीद इस जिन्होंने तरह की की धमकियां उनकी आती हैं, तो ये बंदर घुड़कियों से डरना क्या है। पैदल भी आप कई जगह गए उन गाँव में जहाँ हाँ, पर कि लोगों मैं के गया था जहाँ कैजुअल्टी हुई तीन थी। बच्चे, शुरुआत में जब मैं नया नया गया तभी 3 गुजर लड़के थे जो सोपैया में इनकी मृत्यु हो गई थी, रजौरी के रहने वाले थे। उसमें जब जानकारी मिली कि उनके साथ गलत हुआ है, तो मैं प्रशंसा करूंगा आर्मी अफसरों का, और ख़ासतौर से बिपिन रावत जी का। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उससे आम जनता में एक विश्वास हासिल हुआ कि अगर गलत होगा तो आर्मी हो या फोर्स के लोग हों या पुलिस के लोग हों, ये गलत काम को प्रश्रय नहीं देंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। ये आम आदमी का भरोसा जब रहता है, तभी इस तरह की लड़ाई आप जीत सकते हैं। तो आम आदमी का ये भरोसा बढ़ने का ही यह एक तरह से प्रतीक या फिर कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है कि मुझे याद है कि जब आर्टिकल 370 जब ख़त्म करने की कवायद चल रही थी, तो उस समय महबूबा मुफ्ती का बयान था, और महबूबा मुफ्ती वो थी जिनकी सरकार जो है सो बर्खास्त हुई थी, और उसके बाद से जो है एक तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ी थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने 370 ख़त्म किया तो जम्मू कश्मीर में कोई जो है भारत का तिरंगा लेकर घूमने को वाला नहीं मिलेगा। और उस कश्मीर में, और ख़ासतौर पे श्रीनगर में, अगर आप डल लेक पर देखें, चाहे रिपब्लिक डे का समारोह हो, इंडिपेंडेंस डे का हो, न सिर्फ तिरंगा बल्कि जो है लोग बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट करते हैं। इस चेंज को जो है आप कैसे देखते हैं? ये कैसे संभव हो पाया? मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि इंडियन स्टेट की अथॉरिटी जो है, वो पूरी तरह जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से वैली में इस्टेब्लिश हो गई। और जो तिरंगा यात्रा या बाकी कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय करता था, उसमें आपके मित्र जो है ये गवाह हैं, वो अनेक ऐसे स्थान, पुलवामा, शोपियां, 10-10 हज़ार लोग तिरंगा लेकर के निकले थे। डल के किनारे बड़ी संख्या में लोग निकलते थे। जब पहली बार 2021 में मैंने 15 अगस्त के पहले हर डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन कराया राष्ट्रगान को लेकर के, तो बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और डिविजनल लेवल पर भी, और जो मेन फंक्शन होता था वहाँ बच्चों को बुला करके पुरस्कृत किया जाता था। धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि 21, 22, 23, 24 ये संख्या लगातार बढ़ती गई। और
तिरंगे की कमी पड़ने लगी थी, तिरंगा उठाने वालों की कमी मुझे कभी नहीं दिखी। ये बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो सो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप खुद भी काफ़ी रिलीजियस हैं, टीका आपके माथे पे हमेशा रहता है। आपने चुटिया भी जो आजकल नील हो गई, वो आपकी मेरे ख्याल से बचपन से ही है। 2 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर पे अमरनाथ की बात कर लें या फिर माता वैष्णो देवी की कर लें, जो कि सीधे-सीधे जो है राज्यपाल या उपराज्यपाल की निगरानी में ही उनकी सारी व्यवस्था होती है। वो सपना कब तक पूरा हो पाएगा कि अमरनाथ तक सीधे लोग जो है बाई रोड जा सकें? 13,500 फीट की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी है। 6 फीट चौड़ी सड़क हुआ करती थी। मैं आपको आज प्रसन्नता के साथ ये बात कह रहा हूँ कि 12 फीट चौड़ी सड़क बालटाल से भी और नुनवान वाले रास्ते से भी दोनों तरफ से बन गई है। ग्रिड पावर बालटाल की तरफ से वहाँ पहुँच गई थी, नुनवान की तरफ से भी काम चल रहा है, वो भी पहुँच जाएगी। मटेरियल अब गाड़ियों से वहाँ पहुँच जा रहा है। पहले बड़ी कठिनाई होती थी जो लोग यात्रा किए होंगे, लेकिन अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। 200 बेड के अस्पताल बालटाल में और पंचतरनी में बना दिए गए हैं। एक समय था जब वहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का कार्यालय नहीं हुआ करता था। अब मैं कह सकता हूँ कि श्रीनगर में इस यात्रा में कुछ श्रद्धालु रुके थे। यात्री निवास का फर्स्ट फेज ये 3 जुलाई से यात्रा 30 जून तक पूरा हो जाएगा। बालटाल और नुनवान में भी यात्री निवास बन रहा है, बिजबेहरा में बन रहा है, जम्मू में बन रहा है। तो भक्तों के लिए सुविधाएं बढ़ें, इसका पूरा प्रयत्न हुआ है। और एक जो अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस यात्रा में बहुत बढ़ चढ़ करके कश्मीर की आवाम भी सहयोग करती है। और मैं मानता हूँ कि उस यात्रा के कारण जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ती है, लोगों को रोजगार भी मिलता है। और कश्मीरी इस यात्रा में बड़े सहयोगी होते हैं। माता वैष्णो देवी की संख्या 96 लाख पहुंच गई थी। मैं समझता हूँ अब 1 करोड़ क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। वहाँ भी सुविधाएं काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन बड़े प्राचीन काल से भव्य मंदिरों की वहाँ बड़ी संख्या रही है। और मैं कहूँ कि अब एक नए प्रकार का वातावरण वहाँ बना है, चाहे वो मचैल माता की यात्रा हो, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा हो, अनेक यात्राएं वहाँ निकलती हैं। और सभी यात्राओं में संख्या भी बढ़ती जा रही है, सुविधाएं बढ़े इसकी भी चिंता की जा रही है, और सुरक्षित हो इसको भी दृष्टिगत रखा जाता है। वैष्णो देवी में तो खैर पूरे भारत से लोग सालों भर जाते हैं। वहाँ पर आपने रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया है, कि वो सपना कब तक साकार होगा कि लोग जो है सो सीधे रोपवे से भवन पहुँच जाएँगे और एक तो माता के मटेरियल रोपवे है, दूसरा भैरव जी जाने के लिए भी रोपवे है, तीसरा रोपवे एक बन रहा है जिसका टेंडर हो गया था। स्थानीय लोगों के मन में थोड़ा विरोध था, इसलिए थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया गया है। एक समिति श्राइन बोर्ड की बनी है, अशोक भांजी उसके सदस्य हैं, सुरेश शर्मा जी सदस्य हैं, और जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और सीईओ। स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही है, और मैं आपके चैनल पर यह कहना चाहता हूं कि उससे किसी का रोजगार प्रभावित नहीं होगा। देश भर के ऐसे श्रद्धालु जो वृद्ध हो गए हैं, अपंग हैं, उनको जाने में असुविधा होती है। बोर्ड इसका पूरा ध्यान रखेगा, जिनकी किसी की रोजी रोटी उससे न प्रभावित हो। अगर किसी पर प्रभाव भी पड़ेगा तो बोर्ड उसको कंपनसेट करेगा। ये बताएं कि कितना संतोष होता है, क्योंकि छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से आप जुड़े, और ऑब्वियसली जो है जो सोच थी उसमें ये हमेशा था कि भाई कश्मीर का जो सो फुल इंटीग्रेशन जो है भारत के साथ होना चाहिए। जो नारे भी उसमें लगते थे कि भाई एक देश में जो है 2 विधान 2 निशान, ये सब नहीं चल सकते। फाइनली 2019 में जो है आप ही की पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी, वह जो है आर्टिकल 370 खत्म किया गया और एक फुल इंटीग्रेशन हुआ, और उस वहाँ जाकर आपने पिछले पौने 5 साल में जो है इतने सारे कार्य किए। ये अपने आप को कितना संतोष देता है, अगर आइडियोलॉजी के हिसाब से भी कहें? मुझे लगता है कि भारत के नागरिक के नाते किसी को भी ये संतोष हो सकता है कि ऐसे लोग जो हाशिए पर थे, जो रह तो सकते थे, वोट नहीं दे सकते थे, वहाँ सफाई तो कर सकते थे लेकिन नौकरी नहीं पा सकते थे,
मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग आज घरों से वहाँ रह रहे हैं, नौकरी भी पा रहे हैं, योगदान भी दे रहे हैं। पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए लोग हों या वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हों या हमारे आदिवासी समुदाय के लोग हों, वाल्मीकि समाज के लोग हों, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा तबका था जो मानता ही नहीं था कि हम वास्तव में भारत के नागरिक हैं। आज वो सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं, तो ये सबके लिए संतोष की बात है और स्वाभाविक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये सब हो सका है। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये कि जो है 2020 में आप अगस्त में गए, 7 अगस्त को आपने वहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ ली थी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर। हम लोग ये बात अप्रैल में कर रहे हैं, अगस्त में आपके 5 साल पूरे भी हो जाएंगे। आपकी खुद की जो इच्छा या कंफर्ट लेवल हम कहें, चूँकि आपने 4.25 साल सीधे जम्मू कश्मीर को एक तरह से ओवरसी किया, सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया, लैंड ऑर्डर मशीनरी को ठीक किया, अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई है। क्या परिस्थिति जो है थोड़ी सहज है, असहज है आपके लिए? मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ कि असहज करने की कोई कोशिश मैं नहीं करूँगा और मुझे लगता है कि दूसरी तरफ से भी नहीं होगा। धन्यवाद मनोज जी। धन्यवाद, बहुत-बहुत इतने बढ़िया ढंग से सारी की सारी न सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो आपका काम रहा उसको, बल्कि जो आपकी जो पॉलिटिकल पास्ट है उसके बारे में, और इतनी सारी रोचक जानकारियां जो पहली बार निकल कर आई और आप यहाँ चल कर आए नेटवर्क 18 के इस स्टूडियो, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।